नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सियासी समीकरण। आज हम बात करेंगे रीवा विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट जिला नहीं, विंध्य नहीं, बल्कि प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर भोपाल और दिल्ली में बैठी पार्टी के आला कमानों की नज़र लगातार बनी हुई है। 15 वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला का मुकाबला कांग्रेस के अभय मिश्रा से माना जा रहा है। इसके साथ ही बसपा, अपना दल, सपाक्स, निर्दलीय समेत 26 प्रत्याशी मैदान पर हैं। यहाँ के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 2,07,000, पुरुष मतदाता 1,09,000 और महिला मतदाता 98,500। यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं, कैसा गणित चल रहा है, सियासी गणित, और क्या कुछ सियासी हलचलें देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे हमारे सहयोगी अमित। कैसा माहौल देख रहे हैं? मतदान के एक दिन पूर्व रीवा विधानसभा क्षेत्र में कैसा कुछ माहौल है राजनीतिक? अभिषेक, मध्य प्रदेश की सबसे बहुत कहते हैं कि जिस एक ऐसी विधानसभा सीट जिस पर सबकी नज़र है। विधानसभा सीट पर नज़र इसलिए है क्योंकि विंध्य की राजनीति में रीवा एक बहुत बड़ा केंद्र है, विंध्य प्रदेश की राजधानी रही है और रीवा में कहते हैं कि सियासी हलचलें हमेशा 12 महीने एक राजनीति चलती रहती है। विधानसभा चुनाव का मतदान है कल, और उसके पहले आप देखिए कि लगातार पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ये सीट रही है। कब्जे के साथ साथ इस सीट से राजेंद्र शुक्ल मंत्री हैं, मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री, और पिछले 3 बार से वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। इस बार यकीनन ये जो फाइट है, अभय मिश्रा कुछ समय पहले जब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे तो तरह तरह की अटकलें थी कि इस तरह के समीकरण होंगे, क्या होगा, और फिर पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया। चुनाव मैदान में आते ही कहीं ना कहीं जिस विधानसभा सीट पे बहुजन समाज पार्टी पिछले 2 इलेक्शंस में दूसरे नंबर पे रही, वहाँ पर सीधी फाइट कांग्रेस बनाम भाजपा हो गई। सत्ता विरोधी लहर की जहां बात होती है तो यकीनन इस सीट पर भी इस विधानसभा सीट में भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। दरअसल जिस तरह से रीवा डेवलपमेंट की हमेशा बात होती है, डेवलपमेंट की एक मॉडल की बात होती है। जब उस मॉडल की बात होती है तो यकीनन रीवा के लोग 2003 के पहले का भी रीवा देखते हैं और फिर 2003 के बाद के रीवा को देखते हैं। इन दोनों डायमेंशंस में कंपैरिजन बहुत होता है। आप देखिए कि हर बार 2003 के पहले का रीवा बता के और बहुत सारे डिस्कोर्स खड़े होते हैं, और फिर 2003 के बाद जो डेवलपमेंट मॉडल पे काम हुआ है उन चीज़ों का वैल्यूएशन होता है। कांग्रेस के काउंटर की अगर बात करें तो कांग्रेस का काउंटर ज़मीनों की बिक्री को लेकर है, कांग्रेस का काउंटर ये डेवलपमेंट मॉडल के प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हो पाने को लेकर है। ऐसे तमाम आरोप हैं। वहीं बीजेपी ये बता रही है कि पिछले 15 सालों में आप देखिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने किया है, हम उस आधार पर अगले चुनाव में हैं। मंत्री हैं, रोजगार एक बड़ा मामला है। लगातार ये सवाल खड़ा होता है कि भाई रोजगार की क्या स्थिति है, उस पर कितना काम हुआ है। लेकिन कांग्रेस अमित, हम आपसे पूछते हैं, आधारभूत संरचना को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन रोजगार की स्थिति, यहाँ के बड़े मुद्दे क्या क्या हैं? रोजगार की स्थिति, शिक्षा की व्यवस्था, उच्च शिक्षा की क्या हाल है यहाँ, और किस आधार पर यहाँ की जनता वोट करेगी इस बार? देखिए, 1 लाख के आसपास युवा मतदाता हैं रीवा विधानसभा सीट में, और जिस तरह से पूरा सियासी समीकरण है वो इस ओर दर्शाता है कि सबसे पहले देखिए कि रीवा में जो एक सबसे बड़ा इशू है वो जैसे आपने रोजगार का बताया, रोजगार एक मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था एक मुद्दा है, और फिर हर बार सराउंडिंग इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। डेवलपमेंट मॉडल पे देखिए, जब भी काउंटर खड़ा हुआ तो हमारे एक इंटरव्यू में मिनिस्टर ने जवाब दिया कि भाई इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से एलिबोरेट किया, ब्रीफ किया, बोला विधानसभा में मैं जवाब दे चुका हूँ। ये जो शहर का एक्सपांशन हो रहा है, शहर बढ़ रहा है, इस शहर के बढ़ने के साथ जो ग्रोथ जुड़ रही है वो एक ग्रोथ है, लेकिन किस पैरामीटर पे बढ़ रहा है, कांग्रेस का क्वेश्चन मार्क वहाँ खड़ा होता है। जिस पैरामीटर पे बढ़ रहा, क्या उस तरीके से काम हो पा रहे हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें जितनी निकल के आ रही हैं। फिर बार बार भारतीय जनता पार्टी 2003 के पहले की स्थिति दिखाती है। आप इस चीज़ को देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी जो है पिछले 15 साल से सत्ता में होने के कारण ये फैक्टर आपको बार बार फ्लक्चुएट करता दिखेगा कि हाँ, एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार बदल देना चाहिए, अब मौका मिलना चाहिए, कुछ इनोवेशन की बात होने लगती है। तो इन तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रख के मतदाता वोट करने जाएगा। हर विधानसभा की तरह इस विधानसभा में भी यकीनन रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार के साथ शिक्षा के नए अवसरों की बात है। अब देखिए, एक चीज़ तो मानिए कि बीजेपी गवर्नमेंट ने काम जिस तरह से किए हैं मध्य प्रदेश में 15 सालों में, उसके आधार पे अब कोई भी गवर्नमेंट आए
उसको काम तो करना पड़ेगा। जिस तरह से 2003 के बाद देखिए, 2003 में स्पष्ट रूप से एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार बदली, जनता ने फिर आशीर्वाद 2008 में दिया बीजेपी को, फिर 2013 में दिया। इस बार अगर जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है तो उसके डिसीजंस देखने होंगे किस तरह से होते हैं। तो स्थानीय मुद्दे यहाँ पे बहुत सारे हैं। जो पिछले दिनों 2016 में जो बाढ़ की स्थिति थी, उस मुद्दे को बार बार उस मुद्दे का जिक्र होता है, उसके साथ में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बात होती है। लेकिन अंडरगोइंग जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन मोड में है, कंस्ट्रक्टिव मोड में है। तो इसलिए इस पैमाने पर जब भी आते हैं तो ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव मोड में है। लेकिन जो कांग्रेस का काउंटर है वो इस डेवलपमेंट मॉडल पे है। इस डेवलपमेंट मॉडल में जो चीज़ें की गई उस पर है, मतलब एक बार बार एक बिल्डर का नाम लेके जो चीज़ें सामने आती हैं कि सारी ज़मीनें वो दे दी गई, ये किया गया, चेंजेस की बात होती है। यूथ वोटर बहुत कुछ डिसाइड करेगा। यूथ किस ओर जाता है, एजुकेटेड लॉबी किस ओर जाती है, फिर सुरक्षा का मामला है, अपराधों का मामला है। उसके साथ में जो सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा मामला जो जुड़ता है वो ये होता है कि जो रीवा विधानसभा का जिस तरह से एक्सपांशन हो रहा है, शहर जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें निगम कितना अप्रोच से काम कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं नगर निगम बॉडी रीवा की बीजेपी के पास है, लंबे समय से है, उस पर कई बार वो कटघरे में खड़ी दिखती है। तो हो सकता है इसका जो तेज रिफ्लेक्शन है वो भी बीजेपी कैंडिडेट को देखना पड़े। जी अमित, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात की, दूसरी ओर देखें तो 26 प्रत्याशी मैदान पर हैं, तो वोटों का बिखराव किस तरह से होगा? मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा सीट में जैसे हम अलग अलग विधानसभा सीटों का मूल्यांकन कर रहे थे और रिफ्लेक्शन बता रहे थे, लेकिन इस विधानसभा सीट में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। पिछले 2 चुनाव का आप अगर मूल्यांकन करें तो बीएसपी सेकेंड पोजीशन में थी, लेकिन इस बार चूंकि जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि एंटी इनकम्बेंसी खड़ी होती है तो वैसी स्थिति में थर्ड ऑप्शंस पे ज़्यादा नहीं जाते लोग। रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ये वही रीवा है। आप देखिए जब भारत बंद किया गया था उस समय का आप सिचुएशन देखिए कि किस तरह का क्राउड इकट्ठा हुआ था और कितने लोग इकट्ठा हुए थे। तो एट्रोसिटीज़ एक्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये यहाँ पे कितना इफेक्ट कर जाएगा, बहुत सारे राजनीतिक दल मैदान में हैं, लेकिन फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और वो जो एंटी इनकम्बेंसी का मामला है वो देखना होगा कितना तेज़ी से रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए, रीवा पढ़े लिखे वर्ग, मतलब अलग अलग समाज से जुड़े हुए लोग, यहाँ युवा हैं, यहाँ शिक्षित हैं, अलग अलग डायमेंशन में हैं, यहाँ बस्तियाँ हैं बहुत सारी, और इन सभी, पुराना रीवा है एक अलग सेगमेंट है, इन सभी सेगमेंट्स में देखना है कि कौन किस लेवल पे कितने पॉइंट्स को रख के अपना मतलब किस तरह के लेवल पे जाके वो वोटिंग करने आता है, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि यकीनन यहाँ पे जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो डेवलपमेंट मॉडल को कितना अच्छे से करीब से देखता है, वो किस तरह की चेंजेस की बात करता है, ये एक बड़ा सवाल है। 2003 के पहले का रीवा बार बार भारतीय जनता पार्टी जिक्र करती है कि आप याद करिए 2003 के पहले क्या स्थिति थी, लेकिन 2003 और 2018 के जब कंपैरिजन की बात आती है तो यकीनन ये हो जाता है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो रहा है या फिर अगर ऐसी कोई बात है तो चेंज करने में क्या बुराई है। ये डिस्कशन कांग्रेस का है। कांग्रेस का मानना है कि नहीं, इस बार सत्ता परिवर्तन करते हैं, सत्ता परिवर्तन होगा, वक्त बदलाव का है। लेकिन बीजेपी अपने डेवलपमेंट मॉडल के साथ खड़ी है और उसका आगे बढ़ने का जो सिस्टम है कि गो हेड, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले बार कुछ नए डेवलपमेंट मॉडल के साथ काम करेंगे, उस पर एक बहुत चिंतन की ज़रूरत है। जी अमित, यह शहरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ ब्राह्मणों की अगर प्रतिशत की बात करें तो 39% ब्राह्मण है, 80-80 17%, और ठाकुर 10%, सिंधी 3 से 4%। तो कितना ज़्यादा जातीय समीकरण यहाँ का कैसा रहेगा? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, शहर है। हाँ, जी बिल्कुल, शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जब इन फैक्टर्स की बात करते हैं तो कई बार यहाँ पे किसी एक डायमेंशन को ध्यान में रख के वोट अपील नहीं की जाती। यहाँ पे जैसे एट्रोसिटीज़ का एक अच्छा खासा आक्रोश यहाँ देखने को मिला था। अब देखना यह है कि वोट में इसका क्या कन्वर्जन होता है। दूसरा, एट्रोसिटीज़ के बाद जब हम दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं तो डेवलपमेंट मॉडल पे बात होती है। फिर जिन डेवलपमेंट मॉडल की प्रोसीडिंग में जो क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं उसके क्या रिजल्ट्स हैं, किस तरह के इनिशिएटिव लिए गए, कितनी लड़ाइयाँ कांग्रेस के द्वारा लड़ी गई, ये बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस यूनाइट होकर लड़ रही है? हालांकि आज जो सिचुएशन है, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सब एक होकर लड़ रहे हैं, सब एक मंच पे दिख रहे हैं। बीजेपी ऑलरेडी इस्टेब्लिश, उनका एक संगठन है, किस तरह की परिस्थितियां हैं ये उनके लिए बहुत मैटर करता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा पैरामीटर है, जो कास्टिज्म की बात हो रही है कि जातीय आधार पे वोट की, वो उतना असर इसलिए नहीं देखने को मिलता क्योंकि सब हर डायमेंशन से सोचते हैं।
हर एक अलग दृष्टिकोण है, शहर किस तरह से बढ़ रहा है, शहर में क्या चीज़ें हैं, रोजगार की जब बात होती है, फिर शिक्षा का डिस्कशन होता है, उसके बाद फिर अपराधों की बात की जाती है। तो ऐसे तमाम पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे जनता मूल्यांकन करती है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल इसलिए है, एक बड़ा फैक्टर निकल के आता है कि चूंकि शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो स्टेट लेवल के जो इश्यूज़ हैं, स्टेट लेवल के इश्यूज़ का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अगर एंटी इनकम्बेंसी है, तेज है, तो फिर शहर किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये भोपाल को देखते हुए भी इस तरह के डायमेंशंस तैयार होते हैं। अभिषेक, आप लगातार शहर का दौरा कर रहे हैं अमित, आपको क्या लगता है कि प्रचार तंत्र किसका तेज है, किस पार्टी ने अच्छा प्रचार किया है? देखिए, दोनों ही राजनीतिक दल के कैंडिडेट बहुत कैपेबल हैं और कैंपेन्स दोनों के बहुत अलग अलग डायमेंशन में चल रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से कांग्रेस एक्टिव है, हर एक इशू को बहुत तेज़ी से क्लॉट कर रही है। उसी तरह से ज़मीनी स्तर पे भी कांग्रेस के वर्कर हैं, बीजेपी ग्रॉस रूट पे ज़्यादा वर्किंग कर रही, इफेक्टिवली फिल्म, वीडियो कैप्सूल्स और जो SMS और ये सारी चीज़ें हैं, इन दोनों सेगमेंट्स में काम करें। कांग्रेस पैरेलली ज़्यादा इन चीज़ों में काम कर रही है कि ज़्यादातर लोगों पे पहुंचा जाए, अच्छे खासे मास तक पहुंचा जाए। कैंपेन्स चल रहे हैं, स्टार प्रचारक जो यहाँ पे आए, नरेंद्र मोदी के आने से एक असर जो हुआ है मास वोटर्स पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो देखने को मिल रहा है। सिद्धू आए थे, सिद्धू का एक बहुत ओजस्वी भाषण यहाँ पे हुआ, जिस तरह से वो लोकल इश्यूज़ को जो उन्होंने ग्रैब किया, वो एक बड़ा फैक्टर है। नरेंद्र मोदी ने बघेली में शुरू किया था, उसका एक रिफ्लेक्शन आता है, देश का प्रधानमंत्री बघेली में बोल रहा है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। राहुल गांधी आए थे, रीवा में पूरे रोड शो किया था और जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए थे, तो यकीनन ये जो उनकी टैगलाइन है वक्त बदलाव का है। और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की टैगलाइन है कि बस करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। तो ये जो दोनों चीज़ें, खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा था, उसके पहले मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद में भी यहाँ पहुँचे थे, स्टार प्रचारक लगातार आ रहे थे। पर हर एक चीज़ निकल के आई है कि मोदी जी के बाद और कोई स्टार प्रचारक रीवा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं आया। हर कैंडिडेट ग्रॉस लेवल पर अपनी वर्किंग करना चाहता है। कांग्रेस की ओर से सिर्फ सिद्धू यहाँ आए थे, बाकी किसी बड़ी रैली का आयोजन इस दौरान यहाँ नहीं किया गया। अमित, एक बड़ा सवाल ये पूछना चाहेंगे कि 2013 के चुनावों में जो कांग्रेस फाइट पर नहीं थी, ऐसा क्या कारण हुआ कि उसका जनादेश लगातार बढ़ा है 2018 के विधानसभा चुनावों? देखिए, यकीनन पूर्व विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं अभय मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, 2 इलेक्शंस लड़ चुके हैं। उनकी वाइफ पिछली बार विधायक थी, उसके पहले 2008 में जब सिमरिया विधानसभा बनी तो वो विधायक थे। तो वो उस स्ट्रेटजीज़ को बहुत प्रॉपर नोट पे समझते हैं। और दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा जो प्लस जुड़ता है कांग्रेस के साथ, वो ये जुड़ता है कि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का ज़बरदस्त फ़ायदा उनको मिलता हुआ दिख रहा है। और उन्होंने जिस तरह से कैंपेन को इस्टेब्लिश किया और एक नोट पे लेके आए, ये एक बड़ा फैक्टर है। कितना यूनाइट कर पाए ये वोटिंग के बाद पता चलेगा, कितने प्रतिशत लोगों को ले आ पाए, कौन बिल्कुल फेयरली इन्वॉल्व हुआ कैंपेन में और रिजल्ट्स दे पाया, ये तो 11 को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस सीट पे पहले बसपा एक कॉम्पिटिटर के रूप में रहती थी, इस बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं है। हालांकि बीएसपी के पुराने कैंडिडेट अलग अलग दल से चुनाव लड़ रहे हैं, के गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं अपना दल लेस से, इस तरह से। लेकिन इस बार जो फाइट है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस है, स्पष्ट रूप से। सबसे बड़ा सवाल रीवा की जनता का और प्रदेश के जो लोग रीवा की जनता पर नज़र रखे हुए हैं कि फाइट है पर तेज कौन चल रहा है। देखिए, ये तो मतलब ये एकदम से कह देना कि कौन तेज चल रहा कौन धीरे, एक्चुअली में जिस तरह से पूरा कैंपेन चल रहा कि एक फेस में कांग्रेस स्टार्टअप लेती है, फिर बीजेपी ग्रॉस। देखिए, 2-3 चीज़ों को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता, बीजेपी का कोर वर्कर और उसके बूथ पोलिंग सेक्टर का काम। लेकिन कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली थी। इलेक्शन के ठीक 4 महीने पहले यहाँ पे पुराने कांग्रेस के वर्कर्स ने जो 15 सालों से काम करे, उन्होंने बूथ सेक्टर, पोलिंग मंडलम, इन सब चीज़ों पे बहुत तेज़ी से काम किया था, क्योंकि ये बिल्कुल उनकी कोशिश थी कि अगर मध्य प्रदेश में परिस्थितियाँ बन रही है कि सरकार आएगी तो किसी भी तरह से यहाँ पे भी उतनी ही तेज़ी से काम किया जाए। अजय सिंह यहाँ सभाएं कर रहे थे, अलग अलग 4-5 जगह उन्होंने सभाएं की, वोट अपील की कांग्रेस कैंडिडेट के लिए। विवेक तनखा उसके बाद आए थे, तो ऐसे तमाम अपील्स चल रही थी। तो ये कैंपेन्स उठते हैं, फिर थोड़ा डाउन होते हैं, फिर उठते हैं, फिर बूम पे आते हैं। तो ऐसे तमाम दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस,
दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी जहां बता रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं, वहीं बीजेपी का दावा है कि बीजेपी के लोगों का दावा है कि हम बहुत अच्छी फाइट में हम इलेक्शन निकाल लेंगे। मतलब देखिए, सबके अपने अपने मॉडल्स हैं, सबका अपना अपना एक सिस्टम है, उसी मॉडल पे वो बात कर रहे हैं। जहां डेवलपमेंट की बात है, वहीं दूसरी तरफ चेंज की बात है कि बदलाव का वक्त है। जी अमित, अगर प्लस और माइनस पॉइंट की बात करें दोनों प्रत्याशियों की, कांग्रेस और बीजेपी के, तो दो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, प्लस और माइनस? देखिए, अभय मिश्रा जी का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट स्किल्स के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। उनका जो इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट है वो बहुत प्रॉपर नोट पे चलता है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है उनके पास कि वो एक जुझारू किस्म के लड़ाकू प्रत्याशी हैं, जो बिल्कुल कहते हैं कि अंतिम दम तक लड़ने की बात होती है। और तीसरा एक पॉइंट है कि ये एंटी इनकम्बेंसी के टर्म में ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मिनिस्टर के साथ राजेंद्र शुक्ला जी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने जो 15 सालों में काम किया है वो उसका ब्यौरा लेकर सामने जा रहे हैं। जो डेवलपमेंट मॉडल की बात है उस मॉडल की बात कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सरल स्वभाव से जो बात है वो एक उनके साथ जुड़ता है। दूसरा, मिनिस्टर हैं, एक कहीं ना कहीं दिमाग में सबकी ये चीज़ें रहती हैं कि मंत्री रहते हुए जिस तरह के जो कामों के लिए फ़ंड अरेंज हुआ, जिन कामों को लेकर काम शुरू हुए, वो सारी चीज़ें हैं। और तीसरा एक पॉइंट है कि वो 2003 के पहले और 2003 के बाद के रीवा का एक कंपैरिजन सामने रखते हैं पब्लिक के पास कि वो डिसीज़न इस हिसाब से लें। माइनसेस पॉइंट में अगर जाएं तो अभय मिश्रा चूँकि कांग्रेस में बहुत समय नहीं हुआ कांग्रेस में आए हुए, तो ग्रॉस रूट पे कितना मैनेजमेंट कर पाए, किस तरह के कार्यकर्ताओं को अपनी ओर कर पाए, ये बड़ा सवाल है। रीवा विधानसभा उनके लिए बिल्कुल नया था, उसके पहले वो सिमरिया से थे। और थर्ड पॉइंट ये है कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो किस लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट हुई हैं, ये एक देखना होगा, क्योंकि ये एक पॉइंट हमेशा कोऑर्डिनेशन का जो इशू है वो कांग्रेस के सामने रहता है। मिनिस्टर की बात करें तो वहाँ पे जनता से जो ना मिल पाने की एक शिकायत थी, एक नई चीज़ें, ये जो चीज़ निकल के आती थी कि नहीं मिल पा रहे थे या इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा, ये जो एक एलिगेशंस लगे थे ज़मीन को लेकर, वो एलिगेशंस समदड़िया ग्रुप और अलग अलग ग्रुप की बात की जा रही थी। और थर्ड, ये जो है नगर निगम के जो कामों को लेकर समीक्षा अक्सर होती है और उन कामों के आधार पे कई बार मूल्यांकन की बात होती है, तो वो ये 3 पॉइंट्स डैमेज के हो सकते हैं। प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रीवा विधानसभा के सियासी समीकरण, आपने देखा कि क्या कुछ लहर चल रही है, किस प्रत्याशी की स्थिति कैसी है, क्या है यहाँ के मुद्दे। तो कल मतदान जरूर करें और इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहें विंध्य टाइम्स के साथ। धन्यवाद।